अस्सलाम वालेकुम। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो अभी पीएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी आखिरी डेट जो है वो 4 जनवरी 2026 है। पीएमएस के लिए अगर आप पर तोल रहे हैं और आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात कि पीएमएस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो ग्रुप्स हैं, ऑप्शनल की बात मैं कर रहा हूँ, वो इस तरह के हैं कि आप अगर एक हफ्ता पढ़ लें तो आप हर सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। पास करने का मतलब है, अगर आप पीएमएस का ऐड देखें तो ऐड के अंदर लिखा हुआ है कि हर सब्जेक्ट में आपने 40% मार्क्स लेने हैं, और 12 सब्जेक्ट्स होंगे, 6 ऑप्शनल होंगे, 6 कंपलसरी होंगे, और बाकी तीन जो ग्रुप्स में से दो 200 नंबर के 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे। यानी 600 नंबर ऑप्शनल और 600 नंबर कंपलसरी, यूं मिला के 1200 नंबर होंगे। 12 पेपर होंगे, तो हर पेपर में 40% अगर आप लें तो 12 पेपर के मिला जुला के ये बनते हैं एग्रीगेट जो है वो, कहते हैं आपके 50% नंबर होने चाहिए। यानी 1200 में से 600 नंबर अगर आपके हुए तो आप पास हो जाएंगे। तो मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शनल की बात करें, कंपलसरी सब्जेक्ट में तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का आप पेपर देंगे, 100 नंबर का। इंग्लिश ऐसे का पेपर देंगे, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ का देंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ का देंगे, और उर्दू का पेपर देंगे। ये जो मैं कंपलसरी की बात करूँ, इनको अगर आप साइड पे रख लें। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल के ग्रुप्स बने हुए हैं। हर ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट आपने लाजमी चूज करना है। एक ग्रुप में से आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, और जब एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे तो वो 200 नंबर का है। अब इन ग्रुप्स में से आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो किसी सब्जेक्ट को भी पिक कर लें, चाहे वो उनका सब्जेक्ट नहीं भी है। तो हफ्ता पढ़ने के बाद आप उसमें 40% मार्क्स ले जाते हैं। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि आपने ऐसे सब्जेक्ट्स का इंतखाब नहीं करना कि आप पास हों। पीएमएस का जो कंपटीशन होता है वो सीएसएस के मुकाबले में ज़्यादा होता है, क्योंकि सीएसएस के अंदर जो है वो छाननी लग के आखिर पे कैंडिडेट्स बचते ही उतने ही हैं कि जिनकी एलोकेशन हो जाती है। 100 150 कैंडिडेट्स हर साल वैसे भी रह जाते हैं, कभी 50 कभी 70, जिनकी एलोकेशन नहीं होती वो वैसे क्वालिफाई कर चुके होते हैं। लेकिन पीएमएस के अंदर कट थ्रेड कंपटीशन ये होता है कि 40% मार्क्स लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो चुके होते हैं। कंपटीशन वहां बनता है जब आप ऑप्शनल ऐसे चूज करते हैं कि आप वहां से लीड मारते हैं। ऑप्शनल जो है वो एक सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है, आपने तीन चूज करने हैं। 600 नंबर का आपने ऑप्शनल चूज करना है। एक कैंडिडेट ऐसे सब्जेक्ट चूज करता है कि वो एक सब्जेक्ट 200 में से लेता है 140, दूसरे में से 100, 200 में से लेता है 150, तीसरे में लेता है 200 में से सपोज 155। तो वो बहुत ऊपर चला जाता है, बजाय इसके ऐसे स्टूडेंट्स के जो एक सब्जेक्ट में लेता है 104, दूसरे में लेता है 200 में से 105, तीसरे में लेता है 110। मिला जुला के जब वो 50 60 70 नंबर दूसरे कैंडिडेट की निस्बत कम गिरता है, तो डेफिनेटली वो एलोकेट नहीं हो पाता, चाहे वो पास हो भी जाए। यानी ऑप्शनल सारे पास कर ले, कंपलसरी सारे पास कर ले, फिर भी उसकी एलोकेशन नहीं होती। तो एलोकेशन बहुत बड़ा मसला होता है पीएमएस के अंदर। तो पीएमएस में ऐसे सब्जेक्ट्स का इंतखाब कैसे किया जाए कि बेहतरीन नंबर आपके आए और कम टाइम के अंदर आप उसमें ज़्यादा मार्क्स ले ले। तो मैं आपके साथ ऑप्शनल के ग्रुप्स पर आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये आपके सामने ऑप्शनल के ग्रुप शेयर हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। पहला ग्रुप है जिसमें आप ये देखिए, ग्रुप A B C D E F G, ये ग्रुप बनते हैं 7। इन 7 ग्रुप में से आपने सिर्फ 3 ग्रुप्स में से, कोई से भी 3 ग्रुप्स में से, हर सब्जेक्ट में से एक 200 नंबर का सब्जेक्ट उठाना है। जो मिला जुला के ये बन जाएंगे 200 200 और 200, 600। आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं पीएमएस के लिए। अब मैं पहले ग्रुप की बात कर लूं। पहले ग्रुप के अंदर एक सब्जेक्ट पड़ा है इकोनॉमिक्स। ये कैंडिडेट्स वो लोग चूज करें जिन्होंने पहले एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने बीबीए किया हुआ है, जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है। अगर ये चीज नहीं की हुई, आप साइंस के बंदे हैं, तो खुदारा इकोनॉमिक्स ना चूज करें, वरना आप मगजमारी करते रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह कॉमर्स है तो एमकॉम अगर आपने किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट चूज करें, वरना आप चूज ना करें। अगर आप साइंस के लोग हैं, या अगर आपने सिर्फ एम ए उर्दू किया हुआ है, एम इंग्लिश किया हुआ है, तो कॉमर्स चूज ना करें। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले एमबीए किया होता है और जिनकी अकाउंटिंग भी बेहतर होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेहतर होती है, बजटिंग बेहतर होती है। यानी कि सारा ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें तकरीबन 20% सब्जेक्ट जो है, जो सिलेबस है, वो अकाउंटिंग के हवाले से है, बजटिंग के हवाले से है। तो अगर आपने एमबीए किया हुआ है और एमबीए भी आपने फाइनेंस के साथ किया हुआ है, तो आप आसानी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर सकते हैं।
इसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप किताब पढ़ी है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है। आप इसको अगर आप चूज करते हैं तो ये हलवा है, ये इसके लिए आप ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा। किताब आपको शो हो रही होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका राइटर का हवाला देता हूँ, डॉक्टर सुल्तान खान। डॉक्टर सुल्तान खान की ये किताब जो है, होपफुली आपको शो हो रही होगी। ये किताब, अगर एक किताब ये पढ़ लें तो आपको पूरी, आप लोग पीएमएस क्यों करते हैं? ताकि असिस्टेंट कमिश्नर बने। असिस्टेंट कमिश्नर बन के आपने क्या करना होता है? आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो सब कुछ क्या होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यानी ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? पब्लिक के ऑफिस को एडमिनिस्टर करती है। वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और ऐसा हलवा बना के उसने लिखा हुआ है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज करेंगे तो इंग्लिश ऐसे में ये किताब आपकी हेल्प करेगी। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट का पेपर कर रहे होंगे, जो कि ऑप्शनल कंपलसरी पेपर है, उसमें ये किताब आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि ये पब्लिक जितने भी ऑफिस हैं उनके, उनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और बहुत ही आसान किताब है, डॉक्टर सुल्तान खान। I would highly recommend this book to those people who are choosing public administration from group A। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से लोग ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए किया हुआ है, अगर आपने बीबीए किया हुआ है, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, फिर तो इस सब्जेक्ट को लाजमी चूज करें। अगर आपने नहीं किया हुआ और आप वैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं, दुनिया को देखने के आदी हैं, यानी कि आप अच्छे रीडर हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर, आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये किताब बहुत ही हलवा किताब है, बहुत ही आसान अल्फाज में। यकीन करें, इस किताब को एम ए उर्दू जिसने किया हुआ है वो भी इस किताब को पढ़ सकता है। और इसकी वर्डिंग इतनी आसान है कि अगर आपने एम ए इस्लामियात किया हुआ है तो आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये किताब, अगर आपने सब्जेक्ट ये चूज नहीं भी किया, तो ये किताब जो है आपको इंग्लिश ऐसे के अंदर हेल्प करती है, आपके आर्गुमेंट्स डेवलप करती है, आपकी वोकेबलरी डेवलप करती है, आपको आपका रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव करती है। तो जिन्होंने एमबीए एमकॉम बीबीए किया हुआ है उनके लिए तो मस्ट है। लेकिन जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट एमबीए बीबीए एमकॉम नहीं भी किया हुआ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, उनके लिए भी, अगर वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करें कि इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प हो जाए, और ऐसा सब्जेक्ट चूज करें कि पाकिस्तान स्टडीज के पेपर में भी हेल्प हो जाए, तो आप ये किताब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्टर सुल्तान खान की किताब लें और सब्जेक्ट चूज करें ग्रुप ए में से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस किताब को आप, मैं ये बताता चलूं कि अगर आप 2 हफ्ते पढ़े, इसके चैप्टर हैं तकरीबन, मैं बता देता हूं आपको। मैं इस किताब को वैसे थारोली पढ़ा हुआ है। इस किताब के चैप्टर्स बनते हैं 21। हर रोज में आप इसका एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। एक महीने में ये किताब खत्म कर सकते हैं, बिलीव मी। आगे चलते हैं दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में, दूसरा ग्रुप है साइंस के लोगों के लिए, जिन लोगों ने बीएस एग्रीकलचर की है या एमएस एग्रीकल्चर की है। मैं जब बीएस एमएस की बात करता हूँ तो उसमें एमफिल वाले शामिल ही होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की बीबीए एमबीए एमकॉम की, तो जिन लोगों ने उसमें एमफिल पीएचडी किए हुए थे वो तो क्या ही बात है। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। अब दूसरे ग्रुप में है एग्रीकल्चर की, वेटरनरी साइंस की, बॉटनी की, जुअलोजी की। खुदारा जो लोग कॉमर्स के हैं वो इन सब्जेक्ट्स को चूज ना करें, आपका ये सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। तो एग्रीकल्चर, जिन लोगों ने बीएस एग्रीकल्चर किया हुआ है, एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, वो इन सब्जेक्ट्स को चूज करें। जिन लोगों ने बीएस बॉटनी किया हुआ है, बीएस जोलॉजी किया हुआ है, तो वो बॉटनी और जोलॉजी को चूज कर लें। लोगों से पूछते ना फिरें कि क्या हम चूज करें कि ना करें, कर लें, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों के अंदर टर्मिनोलॉजी, इसका जो बेसिक जार्गन्स है वो आप लोगों को बेहतर पता होगा। आप उसमें 2 मिनट लगाएंगे, जो चीज़ एक आम बंदा 2 घंटे में समझेगा, वो आप 5 मिनट में समझ जाएंगे। जो सब्जेक्ट बॉटनी का और जोलॉजी का बाकी लोग 6 महीने में तैयार करेंगे, बिलीव मी आप 1 महीने में तैयार करेंगे। तो ये साइंस का सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। स्कोप वाइज ये बात मैं आखिर में बताऊंगा, पहले मैं इनको सब्जेक्ट्स बता दूं कि किन लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। तीसरी बात, ग्रुप सी। ग्रुप सी जो है, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम अपने ऑप्शनल में बेहतरीन नंबर लें। लेकिन साफ जरिए ये उन लोगों का है, बेहतरीन नंबर लेने के लिए देखिए, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप बेहतरीन नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आपको भिखारी बन के नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपके अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो जो लोग मैथमेटिक्स में बेहतरीन है, स्टैटिस्टिक्स में बेहतरीन है, इंजीनियरिंग का जिन्होंने कोई किया हुआ है, बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
कंप्यूटर साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग, में से सब्जेक्ट्स को एक चूज करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं कि जो 200 में से आपको 150 प्लस इजीली दे जाते हैं। मैथमेटिक्स तो इवन कि 180 भी दी जाती है, स्टैटिस्टिक्स 180 प्लस भी दी जाती है। तो जब आम कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होते हैं 200 में से 120, 130, 140 मर मर के ले रहे होते हैं, तो जब आप 180 लेंगे तो आप भी 40 नंबर वहां से उनको उनसे ऊपर ले जाएंगे। तो जो लोग बीएस मैथमेटिक्स, बीएस एमएस मैथमेटिक्स, एमफिल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, या स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, या पहले उन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, शौक से की हुई है, ये नहीं है कि बस अब्बू ने कह दिया या मामू ने कह दिया तो मैंने इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो नहीं। जो लोग शौक से, जो मेरा मतलब ये है कि जो लोग अच्छे हैं मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, उनको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स चूज कर लेना चाहिए। इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर साइंस को अपने जहन पे सवार नहीं किया हुआ, एक्चुअली वो उसमें इंटरेस्टेड है, उनको कंप्यूटर साइंस चूज कर लेना चाहिए। इसी तरह ग्रुप डी के अंदर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। इनमें से जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना, वो एक जनरल सब्जेक्ट है, वो लोग चूज कर सकते हैं इसको जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया, बीएस एफएससी किया, एफएससी के बाद बीएस किया साइंस के साथ, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो चूज किया जा सकते हैं। आम कैंडिडेट्स भी इसको चूज कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जो है वो आम आम कैंडिडेट्स भी चूज कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी डेफिनेटली वो कैंडिडेट्स उनको चूज नहीं करना चाहिए जो क्या है, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, अगर आपने बीएस फिजिक्स की हुई है, एमएस फिजिक्स की हुई है, तो फिर आप बगैर किसी और सब्जेक्ट को देखे हुए इस फिजिक्स को चूज कर लें। और इसी तरह अगर आपने बीएस केमिस्ट्री की हुई है, एमएस केमिस्ट्री की हुई है, अगर आपने सिर्फ बीएस केमिस्ट्री भी की हुई है, तो आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चूज कर लें। ये सब्जेक्ट्स हो केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, ये तो आपका सब्जेक्ट है, इसको चूज करें, बाकी ना देखते रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट में से ज्यादा नंबर आ जाएंगे जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने 4 साल गुजारे हों, चाहे आपने थोड़ा बहुत उसका बारे में नो हाउ आप रखते होंगे, तो आपको केमिस्ट्री चूज कर लेनी चाहिए। इसी तरह अब आगे आ जाए ग्रुप ई के अंदर, पॉलिटिकल साइंस, हर कोई इसको चूज कर रहा होता है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है हिस्ट्री, आगे लॉ और मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन का मीडिया साइंस, प्रेस फ्रीडम, ये जर्नलिज्म का सब्जेक्ट है। तो जो लोग, जिन लोगों ने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर किए हुए हैं, वो आंखें बंद करके इस सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनको मैथ कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी का, थ्योरीज का, इसके जार्गन्स का पता होगा। मैथ कम्युनिकेशन आप चूज कर लें। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में बीएस किया हुआ है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस चूज करना चाहिए। 4 साल आप लोगों ने झक तो नहीं मारी, आप लोगों ने पढ़ा है उसको, तो बीएस पॉलिटिकल साइंस करें, सब्जेक्ट्स चूज करें। और इसको आप, जो लोग बाकी 3 महीनों में सब्जेक्ट्स इसको तैयार करेंगे, आप 1 महीने तैयार करेंगे, क्योंकि आपको इसकी बुक्स का पता होगा, इनके राइटर्स का पता होगा कि किस किस ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, कौन कौन सी थ्योरी पेश की थी, फ्रेमवर्क्स का पता होगा। पॉलिटिकल साइंस कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको बेहतर पता होगा। अरिस्टोटल ने कहा क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, सोक्रेटिस ने क्या कहा, इसी तरह इब्न खुल्दून ने क्या कहा, और इमाइल दुरखीम ने क्या कहा, वट्सएवर जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, खैर इमाइल दुरखीम तो सोशियोलॉजिस्ट है, जो भी है। तो इसी तरह अब हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है, जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने अगर एमएससी किया हुआ है, पाक स्टडीज किया हुआ है, उनको हिस्ट्री चूज कर लेना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपको पाकिस्तान स्टडीज में भी हेल्प करता है, इंग्लिश ऐसे में भी इवन के हेल्प करता है। इस तरह जो लॉ का सब्जेक्ट है, अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो इसको चूज करें। अगर आप नहीं चूज करेंगे तो फिर कौन चूज करेगा? अगर आपने एलएलबी किया हुआ है, तो अब फिर भी आप लॉ चूज करते हुए कतराते हैं कि मुझे तो लॉ नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने एलएलबी नहीं किया, फिर आपने, मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आपने झक मारी या अपने वक्त ज़ाया किए। अगर आपने लॉ के पेपर दिए हैं, देखें, मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर वाइज, एक सेमेस्टर में चाहे थोड़ा बहुत भी पढ़ाते हो, एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 4 से 5, जिसमें से मेजर सब्जेक्ट 3 तो लॉ के होते हैं। तो अगर आपने एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट लॉ के पढ़े हैं, तो अगर आपने 5 साल एलएलबी किया हुआ है, तो आप हिसाब लगाएं 5 सालों में 10 सेमेस्टर बनते हैं, तो आपने कम से कम 30 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे लॉ के, बेसिक लॉ के। तो जब आपने 30 सब्जेक्ट लॉ के पढ़े हैं, तो आपका कितना जार्गन बन चुका होगा, लॉ के कितने आपको मैक्सिम्स का पता होगा, लॉ की टर्मिनोलॉजी आपकी। तो आपको लॉ का सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो लोग लॉ के बैकग्राउंड के हैं। इसी तरह अगर आप ग्रुप ई की बात करें, सॉरी ग्रुप एफ की बात करें, तो फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क है। इसमें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क जो है ना, ये बहुत ही आपस में इंटरलिंक्ड है। सोशियोलॉजी बेसिकली थ्योरी है, सोशल वर्क उसकी इंप्लीमेंटेशन है। सोशल वर्क का सिलेबस कम है, सोशियोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं सोशल इवल्स में, सोशल इश्यूज के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे के अंदर भी आपकी हेल्प हो, तो सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में से, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू सोशल वर्क, क्योंकि उसका सिलेबस कम है, और सोशल वर्क के अंदर इंतहाई हलवा सिलेबस है, जो कि आप इवन के 2 दिन में भी तैयार कर सकते हैं।
मेरा मतलब ये है कि आपको लग रहा होगा शायद कि मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ। बिलीव मैं, आई वेंट फॉर सोशल वर्क एंड आई प्रिपेयर्ड इट इन 2 days। तो सोशियोलॉजी उसका सिलेबस कुछ ज़्यादा है, शैतान की आंत है। मैं रिकमेंड करूंगा जिन लोगों ने सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, जो लोग आर्ट्स जिन लोगों ने किया हुआ है, जो साइंस के लोग नहीं है, उनको सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में से एक कोई चूज कर लेना चाहिए। एंड आई वुड रिकमेंड सोशल वर्क। और सोशल वर्क के लिए मैं किताबें आपको बता दूं। सोशल वर्क के लिए ये किताब बड़ी बेसिक किताब है। किताब का राइटर कौन है? नासिर खान। और ये किताब जो है, आपको ये एडवांस वालों ने पब्लिश की है। और ये किताब बहुत ही छोटी सी, कोई जखीम किताब नहीं है। आप इसकी ज़रा देखें, इसकी इसकी जिसामत या इसका जो विड्थ है या उसका वॉल्यूम है वो चेक करें। छोटी सी किताब है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देगी। और उसका सिलेबस ही सोशल वर्क का बहुत कम है। अगर आप उर्दू में देखना चाहें, लिखना चाहें, तो ये किताब लिखी हुई है असगर अली की। और ये भी कोई इतनी जखीम किताब नहीं है, सोशल वर्क। और ये पब्लिशर्स हैं कारवान पब्लिशर्स। ये इसमें बेसिक सोशल वर्क की बातें हैं कि सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं, सोशल इदारे, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, सोशल चेंज क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या हैं, बगैर बला बला, ये छोटी सी चीज़ें ये होगी। अब अगर हम बात करें जिन लोगों ने एमएससी साइकोलॉजी किया हुआ है, बीए साइकोलॉजी किया हुआ है, तो आप साइकोलॉजी चूज कर लें। अगर आप साइकोलॉजी चूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिन लोगों ने साइकोलॉजी में जिनका बैकग्राउंड है, वो सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट लाजमी चूज करें। क्योंकि उसमें आपने, जिन लोगों ने सपोज एफए में साइकोलॉजी रखा, फिर बीएस में साइकोलॉजी रखा, इवन कि अगर वो एमएस कर रहे हैं साइकोलॉजी और सब्जेक्ट साइकोलॉजी चूज नहीं करते, तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। साइकोलॉजी आप चूज कर लें। इसी तरह फिलोसॉफी जो है, जो लोग फलसफा के साथ लिंक्ड है, तो वो फिलोसॉफी चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ फिलोसफर्स हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिस्ट, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थेरीज हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसमें, जिस सब्जेक्ट के अंदर जिन लोगों ने 4 साल दिए हुए हैं, उसको वो सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए। इसी तरह आखिरी, अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो आखिरी ग्रुप में इंग्लिश लिटरेचर है। जिन लोगों ने एम इंग्लिश किया हुआ है, लिटरेचर से मोहब्बत करते हैं, शायरी से, फिक्शन से, नावल से, ड्रामा से, जितने भी लिटरेरी जॉनराज हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनको इंग्लिश लिटरेचर चूज कर लेना चाहिए। इसमें मसला क्या है? उन लोगों ने बीएस इंग्लिश किया हुआ है, इवन के लोग एमफिल भी इंग्लिश भी कर रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश चूज कर लें। जो उर्दू सब्जेक्ट है ये ज़रा कम मार्क्स देता है। लेकिन जिन लोगों को अजबर शेर याद हैं, शेर अजबर हैं उनको, और वो गालिब हो, या अल्लामा इकबाल हो, या नासिर काज़मी हो, या मजीद अमजद हो, या सपोज मोहसिन नकवी हो, या खुशबू की शायरा जो है प्रवीण शाकिर हो, मतलब है कि उनको लोगों के, हर शायर के 20-20 30 शेर जुबानी याद हैं, तो उन लोगों को उर्दू चूज कर लेना चाहिए। उर्दू के लिए किताब मैं रिकमेंड करूंगा आपको। किताब है कलीद उर्दू। मैंने इसका वैसे प्रिंट निकलवाया हुआ है। और ये किताब, राइटर है इसका डॉक्टर इशफाक अहमद विरक एंड डॉक्टर गफूर शाह कासिम। ये किताब है कलीद उर्दू। ये मोस्ट रिकमेंडेड किताब है। अगर आपकी इन लोगों के साथ दुश्मनी है कि आप कहते हैं नहीं, कसम उठाई हुई है कि ये नहीं उठानी, परचेज करनी, तो फिर आप ये किताब चूज कर सकते हैं। नए अदबी उफ, ये किताब के राइटर जो है, इनकी मैं पिक्चर भी आपको दिखा दूं। ये किताब के राइटर हैं, और राइटर का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अख्तर जाफरी। ये नया अदबी उफ़ है। इस किताब के अंदर, इस किताब को पढ़ने से, ये एक किताब लेने से, आप उर्दू के बारे में, उर्दू को बहुत ईजी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अरेबिक की, तो जिन लोगों ने, जो मदरसा कल्चर में पढ़े हुए हैं, जिन लोगों ने मतलब है कि मदरसा से जो शहादतुल आलमिया है वो किया हुआ है, और वो इस्लामिक स्टडीज नहीं चूज करते या अरेबिक चूज नहीं करते, तो फिर क्या कोई डॉक्टर लोग अरेबिक चूज करेंगे? आप लोग चूज करें। अगर आपने बीएस इस्लामिक स्टडीज किया हुआ है, एमएस कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज, आप भी इस्लामिक स्टडीज चूज करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस्लामिक स्टडीज का पेपर भी मेरा तैयार हो जाए 100 नंबर का, तो अरेबिक तैयार करें। इसी तरह वो लोग, जो लोग शहादत आलमिया कर चुके हैं, जो कि कहीं पे वो हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, तो आपको अरेबिक चूज करनी चाहिए। अरबी अरबी बहुत अच्छे नंबर दे देती है, 200 में से इवन के 170 180 नंबर भी दे देती है। इसी तरह अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो अक्सर लोगों ने बीएड किया होगा, जो ऑडियंस है उन्होंने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा। आप लोगों ने क्वालिफाई बीएड, क्वालिफाई एमएड पढ़ी होगी। इस तरह एजुकेशन के अंदर आपने सारे एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशनल रिसर्च है, एजुकेशनल थेरीज हैं, वो पढ़ी होंगी। तो एजुकेशन, आप लोगों को, अगर आपने बीएड एमएड किया हुआ है और आप एजुकेशन नहीं चूज करेंगे, तो फिर कौन करेगा चूज? आप एजुकेशन की किताब पढ़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, तो एजुकेशन की बड़ी बेसिक किताब है पीएमएस की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इसमें शामिल है। एजुकेशन का सिलेबस बहुत कम है। किताब है सैयद तुराब किरमानी, ये किताब है। और ये किताब छापी है वर्ल्ड टाइम्स वालों ने। ये किताबें जो रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें मेरे कोई स्टेक्स नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को बेसिक अवेयरनेस देने के लिए ये किताब देखें, कितनी कोई जखीम है, कि कितना कुछ किताब का कोई वॉल्यूम है। ये किताब पढ़ लेने से आप
एजुकेशन का सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 200 में से एजुकेशन में इस किताब को पढ़ने से को आप 180 नंबर ले जाएंगे। आपको मल्टीपल बुक्स चाहिए होंगी डेफिनेटली। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा, लेकिन बेसिक अवेयरनेस के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट को आप पास कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबरों से, 120 नंबर ले सकते हैं इजीली, अगर आप दो सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट 200 नंबर का है, तो ये किताब पढ़ने से आप 120 नंबर इजीली हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बीएड एमएड किया हुआ है, एजुकेशनल क्या आपका बैकग्राउंड है, अगर आपने एम एजुकेशन किया हुआ है या एमएससी एजुकेशन किया हुआ है, तो ये किताब जो मैंने बताई आपको, सैयद तुराब किरमानी की, और ये वर्ल्ड टाइम वालों ने छापी है। ये किताब आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है एजुकेशन के हवाले से। अब अगर मैं बात करूं पर्शियन की, तो पर्शियन वो किताब है, पर्शियन वो सब्जेक्ट है जिन लोगों ने एफए में पर्शियन रखी, आगे फिर बीएस में रखी, उन लोगों को पर्शियन लाजमी चूज करना चाहिए। पर्शियन एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपने डरना नहीं है कि पर्शियन है तो हम पर्शियन कैसे लिखेंगे। इसमें बहुत सारे, इसमें ऑप्शनल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको क्वेश्चन एक दिया जाता है, फिर उसके नीचे लिखा होता है आर, ये करें या ये करें, और वो इंतहाई लिमिटेड सोर्स है, यकीन करें। जो जैसे ये किताब का साइज चेक करें, मैं ये किताब ऐसे पर्शियन की नहीं है, इतनी छोटी सी किताब अवेलेबल है पर्शियन की, आप वही पढ़ते हैं और आप के 200 में से 170 के करीब नंबर आ जाते हैं। तो पर्शियन सब्जेक्ट रखें जिनकी थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लिटरेचर में, जो चाहते हैं कि थोड़े टाइम में हम ज़्यादा सब्जेक्ट हासिल करें, नंबर हासिल करें। और जब अगर आखिरी सब्जेक्ट है इसमें पंजाबी, आखिरी ग्रुप में, तो पंजाबी के लिए बहुत सारे राइटर्स हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कमर हसनैन किताब। ये बहुत ही आसान लिखी हुई है, और ये किताब है पंजाब रंग पंजाबी है, एडवांस पब्लिशर्स ने पब्लिश की है। वैसे इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं पंजाबी की। मैं आपको ये कहूँगा कि कम टाइम में आप इस किताब को पढ़ें तो आप पीएमएस की, इसमें इसकी दो किताबें हैं, इसकी पंजाबी का वॉल्यूम 1 भी है, पीएमएस का वॉल्यूम 2 भी है। तो मैं आपको ये किताब रिकमेंड करूंगा। ये कमर हसनैन की किताब है, एडवांस पब्लिशर ने पब्लिश की है। आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन तीनों में जो 6 सब्जेक्ट्स पढ़े, ये पढ़े हैं हमारे पास, 3 और 3, 6, 7, 7 ग्रुप्स में। मैं आपको क्या कहूंगा कि आंखें बंद करके आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, जो मैंने बताया है कि आपका जो अपना कोर सब्जेक्ट है, अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो लॉ चूज करें, अगर आपने बीएस साइकोलॉजी किया हुआ है तो साइकोलॉजी चूज करें, अगर आपने बीएस सोशल वर्क किया हुआ है तो सोशल वर्क चूज करें, अगर आपने बीएस सोशियोलॉजी किया हुआ है तो सोशियोलॉजी चूज करें। इसी तरह अगर आपने एमए उर्दू किया हो तो उर्दू चूज कर लें। इसी तरह अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है तो आप इंग्लिश लिटरेचर चूज कर लें। इसी तरह अगर आपने बीए एल एमबीए बीबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, तो कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लें। तो हर सब्जेक्ट में, हर ग्रुप में से चूंकि आपने एक सब्जेक्ट चूज करना है, मैं आपको कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं तो हर चीज़ में तकरीबन बराबर हूँ, मैं आपकी कोर कंपिटेंसी किसी चीज़ में नहीं है, तो फिर आई वुड रिकमेंड यू कि कम टाइम में आप जो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो आपको चूज करने चाहिए। पहली बात यह है कि आपको, अगर आप पंजाबी लिख सकते हैं, पंजाबी बहुत सिंपल है। अगर आप झांग से बिलोंग करते हैं, फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, या पंजाब में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको पंजाबी बोलते हैं आप, तो आप खुदारा पंजाबी लाजमी चूज करें। पंजाबी ऐसी किताब है, पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको एक हफ्ता पढ़ने से आपको 200 में से 150 प्लस मार्क्स दे सकता है। अब पंजाबी के लिए मेरे पास एक एमसीक्यूज के लिए भी किताब मेरे पास अवेलेबल पड़ी थी, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको पंजाबी के लिए। लेट मी चेक इट आउट अगेन। यस, ये जो मैंने अभी किताब बताई आपको पंजाबी के हवाले से, तो पंजाबी के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो पंजाबी की किताब जो है उसमें, ये वर्ल्ड टाइम वालों ने पंजाबी की मारूजी पब्लिश की है, और इसके राइटर वही हैं डॉक्टर सैयद जाफरी। और ये पंजाबी की मारूजी है, छोटी सी किताब है, ज़रा देखें, वॉल्यूमियस नहीं है। तो पंजाबी सब्जेक्ट जो है, जो अगर आप पंजाबी थोड़ी बहुत बोलते हैं तो लिख लेंगे। अगर अक्सर कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि हमें पंजाबी लिखनी नहीं आती, तो लिखनी नहीं भी आती तो पंजाबी जो है वो एक हफ्ता प्रैक्टिस करने से, रोजाना एक पैराग्राफ लिखे, हफ्ते बाद आपके जो रस्मुल खत होगा आपका पंजाबी का बन जाएगा। पंजाबी जो लोग बोल सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो पंजाबी अगर आप हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, आपका डायलेक्ट पंजाबी है, तो आपको पंजाबी चूज करनी चाहिए। अब मैं उनकी बात करता हूँ, जो लोग कैंडिडेट्स पंजाबी नहीं बोलते, तो उनको अगर एक हफ्ता प्रैक्टिस करें, 10 दिन प्रैक्टिस करें पंजाबी लिखने की, देख के लिखने की प्रैक्टिस करें, पढ़ने की, इवन कि पंजाबी के लेक्चर सुनने, अगर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ राइटर्स के, और मुख्तलिफ जो मतलब जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और जो किताबें हैं लिखते हैं पंजाबी की। तो पंजाबी का सिलेबस ऐसा है कि अगर बाकी सब्जेक्ट्स आपके 3 3 महीने लेंगे एक सब्जेक्ट को चूज कर अपना तैयार करने में, तो पंजाबी आप 1 महीने में तैयार कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी सब्जेक्ट्स आप 6 6 महीने या 4 4 महीने तैयार करेंगे, और वो आपको 200 में से, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, वो 200 में से बड़ी मुश्किल से 120 देंगे। पंजाबी आप एक हफ्ता भी इसको, एक किताब को देंगे,
पंजाबी की 2 किताबें हैं, क्योंकि पीएमएस के अंदर हर सब्जेक्ट जो होता है वो 200 नंबर का होता है। तो इसकी एक किताब को एक हफ्ता देंगे, दूसरी किताब को एक हफ्ता देंगे, तो ये आधे महीने में यानी कि 15 दिन के अंदर आपको 120 130 नंबर देने की पोजीशन में होगी। और अगर आपने पंजाबी को सब्जेक्ट वाइज देख लिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने तैयार करनी है, तो आप 140 प्लस ले सकते हैं। इवन के लोग 170 180 तक भी नंबर ले लेते हैं पंजाबी के अंदर। लेकिन कॉमन स्कोर जो रहता है वो 150 के अराउंड रहता है। तो पंजाबी अगर आप नहीं भी जानते, पंजाबी नहीं बोलते, पंजाबी लिख डायलैक्ट में आपकी मदर लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, तो अगर आप 1 महीना पंजाबी को देंगे तो आप तैयार कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ना तो मैं बहुत साइंसेज में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं कॉमर्स में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं अपना आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं लॉ के बैकग्राउंड को मेरा कोई इतना अच्छा है, बेशक आपने एलएलबी किया होगा, एमबीए किया होगा, साइंस किया होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सब्जेक्ट चूज करूँ जो मैंने पहले पढ़े हुए हैं, मैं वो ना चूज करूँ बल्कि नए सब्जेक्ट चूज करूँ, तो मैं आई वुड एडवाइज यू कि जो सब्जेक्ट आपने पहले चूज किया जिसमें आपका बैकग्राउंड है वो आप लाजमी चूज करें। क्योंकि जिस सब्जेक्ट्स को आपने 4 साल देखा होता है, सुना होता है, पढ़ा होता है, उसमें आपका जार्गन डेवलप हो चुका होता है, वोकेबलरी डेवलप हो चुकी होती है। फिर भी आई वुड लाइक टू से कि अगर आप कंफ्यूज हैं और आप चाहते हैं कि कोई मैं ऐसे 3 सब्जेक्ट्स बताऊं कि आप कम टाइम के अंदर उसको तैयार कर सकते हैं, तो आखिरी सब्जेक्ट जो ग्रुप है उसमें आप गो फॉर पंजाबी। पंजाबी में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे थोड़े टाइम में। और अगर आप पंजाबी लिखने से आ रही हैं, आप पंजाबी नहीं लिख सकते, देन गो फॉर एजुकेशन। एजुकेशन का सब्जेक्ट अगर आपने बीएड एमएड किया हुआ है और अगर आपने बीएस एजुकेशन किया हुआ है या एमए एजुकेशन किया हुआ है, फिर तो बहुत ज़रूर लाजमी चूज़ करें। अदरवाइज ये कि एजुकेशन का ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपको इंग्लिश ऐसे में भी हेल्प करेगा, आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। एजुकेशन गो फॉर एजुकेशन, जब पंजाबी चूज़ करें या आप एजुकेशन चूज़ कर लें, ये एक सब्जेक्ट आप ये चूज कर लें। फिर हम आ जाते हैं इसके पिछले ग्रुप में, ग्रुप एफ में, जिसमें सोशल वर्क है या सोशियोलॉजी है। यकीन करें इनमें से सोशल वर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप आर्ट के बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो सोशल वर्क जो है वो एक हफ्ता पढ़ने से आप सोशल वर्क को 200 नंबर का सब्जेक्ट जो है सोशल वर्क को वो तैयार कर सकते हैं। एक हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, 7 डेज की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा सब्जेक्ट सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में से आप चूज करें। सोशियोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा है तो मैं आपको सोशल वर्क ही रिकमेंड करूंगा। फिर इससे ज़रा पीछे आ जाए, इससे पीछे एक सब्जेक्ट पढ़े हैं जो ग्रुप ई है, उसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल साइंस चूज कर रहे होते हैं। इसी में पढ़ा है मैथ्स कम्युनिकेशन। अगर आप मैथ्स कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं तो आपको कम सब्जेक्ट देता है, मार्क्स देता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस और इस तरीके से जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट उनको तैयार करना पड़ता है, थ्योरीज को, ज़रा वास्ट है वो। लेकिन अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो आप लॉ चूज कर लें। अगर इसमें से आप सब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं और आप कहते हैं कि कोई हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट हो कि हम 1 महीने में तैयार कर लें, तो आपको पहले ग्रुप के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मैंने किताब का हवाला दिया, डॉक्टर सुल्तान, दोबारा भी मैं दिखा देता हूँ किताब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है और यह है डॉक्टर सुल्तान खान की। अगर ये किताब आप तैयार करते हैं, ये सब्जेक्ट तैयार करते हैं, तो आपका ऐसे भी तैयार हो जाएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो पहले ग्रुप में गो फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आखिरी ग्रुप में गो फॉर पंजाबी और एजुकेशन, और उससे पिछला ग्रुप जो एफ ग्रुप है उसमें से सोशल वर्क की तरफ आप जाएं। अब आप ये सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि क्या ये स्कोरिंग भी है कि नहीं। स्कोरिंग के लिए अगर सब्जेक्ट सोशल वर्क है तो उसके लिए सोशल वर्क के जार्गन, सोशल वर्क की वोकेबलरी, सोशल वर्क की थ्योरीज, सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट्स कॉन्स्ट्रक्ट्स को मेंशन करना जरूरी है। तो अगर आप सोशल वर्क का बैकग्राउंड है तो आप वो चूज करेंगे तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, लाजमी आएंगे। स्कोरिंग अगर एक कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, उसने अच्छे रिसोर्सेज कंसल्ट किए हुए हैं, सोर्सेज को कंसल्ट किया हुआ है, तो हर सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। एक एक मिस बहुत सारी मिथ्स मार्केट के अंदर जो है वो रूमर्स फैलती रहती हैं कि पिछले साल ये सब्जेक्ट हिट हो गया। कोई सब्जेक्ट भी हिट नहीं होता अगर आपने उसको अर्नेस्टली, ऑनेस्टली, डिलीजेंटली, हार्ड वर्किंग के साथ उसने तैयार किया हो। अब हार्ड वर्किंग के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो आप उसके लिए यूट्यूब से लेक्चर्स देखें, आप उसके लिए जो मैंने किताबें बताई हैं ये। इसके अलावा अगर आप पीएमएस का सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस डाउनलोड करें, तो जो सिलेबस डाउनलोड करते हैं उसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की 8 8 10 10 बुक्स हैं। आप वो अगर नहीं पढ़ सकते तो जहांगीर वर्ल्ड टाइम की कोई किताब ले लें, कोई बेसिक किताब ले लें, कोई उसके लेक्चर देख लें। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है, वीयू यूनिवर्सिटी जो है, इस्लामाबाद बेस्ड जो है, उसके लेक्चर्स पढ़े होते हैं उस सब्जेक्ट के, आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखें जो पीएमएस की वेबसाइट के ऊपर पड़ा है,
उस सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उसके रिसर्च पेपर देखें। उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी सपोज सोशल वर्क का सब्जेक्ट है, तो सोशल वर्क में जो भी थीम्स हैं उनमें से एक थीम उठाएं और उसको गूगल में लिखें और उसके गूगल गूगल स्कॉलरली आर्टिकल उसके देखें। तो उसके ऊपर जो भी आर्टिकल लिखे होंगे उसकी रिकमेंडेशंस पढ़ें, उसके मेन जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें हर रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट लाजमी पढ़ा करें, और उसका कंक्लूजन और रिकमेंडेशन पढ़ा करें। आपको समझ आ जाती है। और जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो इंट्रोडक्शन होता है उसके एक दो पैराग्राफ में पता चल जाता है कि जो उसमें मेन वेरिएबल्स होते हैं उसमें उसको डिफाइन किए होते हैं। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट है, अगर सपोज मैं बात करता हूँ जैसे आप इंग्लिश ऐसे के लिए, अगर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए आप जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे डॉन न्यूज़पेपर है या कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपकी रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट हो उसको तैयार करने के लिए एक दो किताब कंसल्ट करें, उसके साथ यूट्यूब के ऊपर उसके ऊपर लेक्चर देखें, जो लोग पहले एज कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लेक्चर देखें। और तीसरी बात यह है कि आप उसके ऊपर रिसर्च के आर्टिकल पढ़ें। आप रिसर्च आर्टिकल कैसे पढ़ेंगे? पहले सिलेबस डाउनलोड करें सब्जेक्ट का जो आपने चूज़ कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल आखिरी ग्रुप में से आपने चूज कर लिए पंजाबी, तो पंजाबी के ऊपर लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे। अगर आपने एजुकेशन चूज किया है तो अब एजुकेशन की बुक्स अवेलेबल है आपके पास, यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप उसके ऊपर लेक्चर मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर नहीं जाना चाहते तो आप कहाँ पे जाएंगे? गूगल पे जाएं, उस सब्जेक्ट का जो पहले आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सिलेबस की एक एक थीम को उठा के उसके ऊपर आर्टिकल सर्च करें, आर्टिकल में से उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन के एक दो पैराग्राफ पढ़ें और उसकी रिकमेंडेशन और कंक्लूजन पढ़ लें। तो आपको उसकी मेन चीज़ों का थीम का पता चल जाता है। इसी तरह अगर आप सोशल वर्क की बात करें, या सपोज मैं बात करता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैंने किताब जो बता दी है डॉक्टर सुल्तान खान की, इस किताब के अलावा आपको किसी और रिसोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो एक किताब लें जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करें, गूगल से उसके रिसर्च आर्टिकल देखें, गूगल स्कॉलरली आर्टिकल। तीसरी बात यह है कि आप यूट्यूब से लेक्चर देखें, और हर सब्जेक्ट का एक प्लानर बनाया कि मैंने इसको एक हफ्ते में पढ़ना है, ये एक महीने में पढ़ना है, और उसको उसको पढ़ते रहें। सबसे अहम बात जो मैं लास्ट पे कहूंगा, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि नहीं, जिस चीज को आप स्कोरिंग लेके आप सब्जेक्ट चूज करते हैं कि पंजाबी बड़ा स्कोरिंग है, आप पंजाबी आपको लिखनी नहीं आती, तो फिर वो अगर चाहे स्कोरिंग हो भी सही तो वो आपके लिए स्कोरिंग नहीं है, वो आपके लिए डिजास्टर है। इसी तरह अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस बड़ा स्कोरिंग है, लेकिन आपने पॉलिटिकल साइंस कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, तो आप पॉलिटिकल साइंस आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है पहले, चाहे वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस उन्होंने अब उसकी ज़्यादा तैयारी वो नहीं करते सीरियसली, फिर भी वो पॉलिटिकल साइंस क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबरों के साथ, क्योंकि उन्होंने 3 4 साल से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। इसी तरह अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है तो आप कहते हैं कि मैंने तो चूंकि सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस स्कोरिंग है, कोई अगर आपको बता देता है, आपको लेक्चर सुनते हैं, तो या कोई आपको एस्पिरेंट बता देता है तो आप कहते हैं कि मैं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स को चूज करें, और आप एक महीने के अंदर तैयारी करके आप 200 में से 180 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत अच्छे नंबर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पूरे पूरे नंबर देते हैं। बड़ी मुश्किल से इसमें रिडक्शन होती है मार्क्स की। तो यहाँ तक इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर जो पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनके हवाले से मैं सब्जेक्ट वाइज जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं, और हर सब्जेक्ट की मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैं आपको अगर सपोज सोशल वर्क रिकमेंड कर रहा हूँ तो सोशल वर्क के कौन कौन से रिसोर्सेज आपको कंसल्ट करने चाहिए। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर अगर मैं तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपनी इस वीडियो को लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करने के साथ साथ आपको रिमाइंड कराऊंगा कि अगर आप इंग्लिश ऐसे के हवाले से, प्रेसी राइटिंग के हवाले से, इंग्लिश ऐसी की कोचिंग के हवाले से, इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन के हवाले से परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश ऐसे को, पीएमएस की मैं बात कर रहा हूँ या सीएसएस की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश ऐसे को अगर आप इसके आर्ट को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, प्रेसी राइटिंग का आर्ट सीखना चाहते हैं, प्रेसी राइटिंग या कंपोजिशन को की एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, सो यू कैन कमेंट under this video in comment section, and I will you will find me on your back and call। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपने आने वाली वीडियो में इंग्लिश ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग के हवाले से, और पीएमएस के हवाले से कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, और कंपल्सरी सब्जेक्ट कैसे तैयार करें और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, उसकी स्ट्रेटजी के हवाले से मैं आने वाली वीडियोस में नए स्टाफ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।